दोस्तों, आज बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। दो केस क्या बनते हैं? पहले केस की अगर बात करूँ तो पहला केस देखो, पहला केस ये होगा, हमारे पास एक रिएक्शन है। देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, या ऐसा हो सकता है ए बी के साथ मिलकर क्या बना सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। इन दोनों ही केसेस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो होगा। ठीक है, एक इसके लिए ऑर्डर होगा, एक इसके लिए, इधर एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 रहने वाला है। तो इस केस में हम क्या बात करेंगे कि जो यहाँ तो ए ही है, ए मतलब दोनों का कंसंट्रेशन लगभग सेम ही होगा। लेकिन अगर दूसरी रिएक्शन के लिए बात करें तो इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है, तो पहला केस क्या कहता है? पहला केस ये कह रहा है कि जो दो रिएक्टेंट होंगे उन दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम रहेगा। अब दूसरे केस की बात करूँ तो दूसरा केस कहता है सेकंड केस कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, कैसी रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं केस ए। केस ए, ठीक है, तो केस ए यानी कि केस फर्स्ट। फर्स्ट केस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट केस हमारा कह रहा है कि ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, या ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। या क्या होगा, ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं टाइम लूँ ज़ीरो, टाइम हमने क्या लिया, ज़ीरो, तो इस केस में मैं इसकी कंसंट्रेशन ए ले लेती हूँ। अब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। ए क्या कहता है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, तो जो दूसरा ए है उसका कंसंट्रेशन भी ए होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ज़ीरो होगा। यहाँ पर अगर बात करूँ इसकी कंसंट्रेशन ए लेते हैं तो बी की कंसंट्रेशन भी ए ही रहेगी, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहने वाला है। केस ही यही कहता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, टाइम ज़ीरो पर बात हो रही है। अब अगर टाइम टी ले लूँ, यानी कि कुछ टाइम बाद अगर हम देखें तो कुछ टाइम बाद, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक्स प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ क्या होगा, ए में से एक्स माइनस हो जाएगा, इधर भी ए में से एक्स माइनस हो जाएगा, तब जाके एक्स बनेगा। यहाँ भी एक्स बना तो इसमें ए में से एक्स माइनस करना पड़ेगा और ए में से एक्स माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं हम। अब यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट क्या होगा, रेट की अगर बात की जाए तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए माइनस एक्स की पावर 2 के। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए माइनस एक्स एंड ए माइनस एक्स के। सेम ही है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। अब आगे बात कर लेते हैं रेट। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो हमारे के पास क्या होगा, रेट कांस्टेंट आ जाता है, और ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब सेकंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ये रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन में हम क्या ले लेते हैं कि हमारे पास आर को रिप्रेजेंट करने वाला एक फॉर्मूला और होता है, जो कि क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। इससे डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन निकलता है। ये आर एक के इक्वल होता है, तो इसका मतलब इसके भी इक्वल होगा, तो ये क्या होगा, के ए माइनस एक्स डी पावर 2। ठीक है, तो ये जो होगा, ये क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के फर्स्ट केस के लिए। डिफरेंशिएटेड रेट डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। ठीक है,
ये तो हो गया डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। अब आगे क्या चाहिए होता है हमें? सारे ऑर्डर, जीरो ऑर्डर देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, डिफरेंशिएटेड के बाद हम क्या देखते हैं? डिफरेंशिएटेड के बाद हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे? हमारे पास क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल है? के ए माइनस एक्स दी पावर टू के। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ए माइनस एक्स, एक्स टर्म जैसा है तो इसको एक साइड ले लेंगे, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल के डी टी। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा? देखो, इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है, वैल्यू आती है वन अपॉन ए माइनस एक्स। वन अपॉन ए माइनस एक्स आएगा इसके इंटीग्रेशन के बाद, और इधर आता है के टी प्लस कांस्टेंट सी, जो कि क्या होगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अब इसको हम इक्वेशन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या, हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को कहीं से भी ले ले तो कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो हम t इक्वल ज़ीरो से इसकी वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे। तो t इक्वल अगर मैं ज़ीरो रखूँगी तो हमें पता है कि उस टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज़ीरो ही रहता है, तो हम x इक्वल भी ज़ीरो ही लेंगे। अब इसको ऊपर की इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा? वन अपॉन ए माइनस ज़ीरो इक्वल के इंटू ज़ीरो प्लस सी। ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ कि जो वन अपॉन ए है वो किसके इक्वल हो गया? सी के इक्वल हो गया। तो अब आगे अगर बात करें इसको, अब सी की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन एक्स इक्वेशन में रखेंगे। सी की वैल्यू वन अपॉन ए आई है, इसका ध्यान रखना। इसको अब हमने कहाँ रखना है? इसको हमने रखना है एक्स इक्वेशन में। कहाँ गई एक्स इक्वेशन? ये है एक्स इक्वेशन में सी की वैल्यू रखो। नीचे का इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। ठीक है, सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सी की वैल्यू हमें पता है कि कितनी आ रही है? वन बाई ए। तो वन बाई ए को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है? वन अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल के टी प्लस वन अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है वहाँ पे वन अपॉन ए आ रहा है तो यहाँ भी वन अपॉन ए ही रहेगी। अब बात करेंगे के टी की, तो के टी किसके इक्वल होगा? वन अपॉन ए को अपोजिट साइड भेज देंगे इक्वल के, तो ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? के रिस्पेक्ट में किया जाए तो टी को इधर भेजेंगे तो दोनों जो टर्म है उनसे डिवाइड होगा, तो इसको मैं वन अपॉन टी लिख दूँ और इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बनता है, यही है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसके भी फर्स्ट केस के लिए। अगर इसको डिफरेंट टर्म में लिखना चाहिए, डिफरेंट टर्म में इंटू से ए नॉट और ए टी के टर्म में, तो क्या आएगा? के इक्वल वन अपॉन टी, वन अपॉन ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो इसको ए टी लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिखेंगे? ए नॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हम इसके रिस्पेक्ट में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर मॉडिफाई करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं जो के है, के इक्वल वन अपॉन टी तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस एक्स, ऊपर क्या आएगा? ए इधर जाएगा, ए माइनस एक्स इधर जाएगा, माइनस ए माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से भी ये भी हमारा फॉर्मूला रह सकता है किसके लिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये यहाँ से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्मूले बनते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसके लिए?
फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वो भी कब? जब फर्स्ट केस रहता है, यानी कि जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, दो रिएक्टेंट जिनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगी, उन दोनों रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो सेम होना चाहिए, या तो रिएक्टेंट ही सेम होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट डिफरेंट है तो उनका बात करेंगे इसके लिए सेकेंड केस की। क्या होगा हमारा केस नंबर सेकेंड? तो सेकेंड केस क्या रहने वाला है? सेकेंड केस पहले ही बता चुके हैं। सेकेंड केस क्या रहेगा? सेकेंड केस में हमने देखना है कि जो दो रिएक्टेंट होंगे दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो रिएक्टेंट हमने ले लिए ए एंड बी, प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन करेंगे। टाइम इक्वल 0 पे हमने क्या कहा? दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, तो इसका कंसंट्रेशन ए ले लिया तो इसका बी ले लेते हैं, और ये क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब अगर कुछ टाइम बीत गया है तो कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो एक्स कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ क्या होगा? ए में से एक्स माइनस हो जाएगा और इधर बी में से एक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस केस में क्या लेना है हमने? जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या लेना है? डिफरेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेट की बात की जाए तो रेट क्या होगा? इसके लिए मैं रेट की बात करूँ तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए माइनस एक्स के एंड बी माइनस एक्स के। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए अगर मैं डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन निकालने का ट्राई करूँगी तो रेट होता है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? के ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके भी सेकेंड केस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। ये है डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। अब आगे बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन इसका क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन से क्या होगा? देखो, ये जो x वाले वैल्यूज़ है इसको x के नीचे लिखेंगे, यानी कि dx के नीचे लिखेंगे, dx अपॉन a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। ठीक है, और dt को k के साथ ले जाते हैं, इक्वल kt। अब इसका हमें क्या करना है? इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन करवा लो। इधर सॉरी dt होगा, इधर क्या होगा? dt के dt। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे देखो, इसका इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू आती है ए 1/a-b नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। ये आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इधर पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वैसे भी इतनी लंबी प्रोसेस अगर आप याद नहीं भी करते हैं फिर भी चलेगा। जो मेन इक्वेशन लास्ट में बनती है जहाँ पर के की वैल्यूज़ निकलती है, वो फार्मूले याद रखना। बस मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि वो फार्मूले निकलते कैसे हैं। मेन वही फार्मूले हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही फार्मूले हमें जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूले याद करेंगे आप। इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लीव कर सकते हैं, ये चीज़ है। बस मैं ये समझा रही हूँ कि ये फॉर्मूले निकलते कहाँ से हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? के डी टी का जो इंटीग्रेशन है टी आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, अब जो सी है उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। हमें पता ही हमारी प्रोसेस जो कि आगे भी हम देखते आए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? टी इक्वल 0 टाइम लेंगे तो उस टाइम एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी, तो उसके लिए सी की वैल्यू निकालेंगे। ये इस वैल्यू को ऊपर इस इक्वेशन इसको एक्स मान लेते हैं, इसमें पुट करेंगे तो 1/a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा नेचुरल लॉग ए में से 0 माइनस करेंगे तो ए आएगा, बी में से 0 माइनस करेंगे बी आएगा, इक्वल के को टी से देखो टी की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ सी। तो सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? सी की वैल्यू निकल के आ रही है 1/a-b ln a/b। तो इस सी की वैल्यू को अब हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। कौन सी? जो एक्स इक्वेशन आई है, तो इस एक्स इक्वेशन में पुट करेंगे।
देखो एक्स इक्वेशन में इस सी की वैल्यू को पुट करना है, तो इसको देखो क्या है एक्स इक्वेशन, 1/a-b ln a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स उसको एज इट इज रहेगा, b माइनस एक्स भी एज इट इज रहेगा, इक्वल के टी, और सी की वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, सी की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 1/a-b ln a/b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, के टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, के टी इक्वल क्या होगा, इस माइनस वाली वैल्यू को इधर साइड भेज दो। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, -1/a-b ln a/b, और ये प्लस का है, प्लस 1/a-b ln a-x/b-x। अब आगे क्या होगा देखो, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, के टी इक्वल, ये जो वैल्यू है ये माइनस की है, अगर मुझे इसको प्लस का बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस बी को ऊपर और ए को नीचे ले आऊँगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस की रहेगी, 1/a-b ln b/a प्लस 1/a-b ln a-x/b-x। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, हम क्या करेंगे, दोनों में से ये इस टर्म को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, इस टर्म को कॉमन लेने पर जो के टी की वैल्यू है 1/a-b हमने कॉमन लेना है, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका ln b/a प्लस ln a-x/b-x। ठीक है, आगे क्या होगा, के टी इक्वल, देखो ln a प्लस ln b वाले टर्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें जो ये वाला a टर्म और b टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ln a इंटू बी करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/a-b को एज इट इज़ रखो, और नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग b-a-x/a-b-x। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल जाता है, फॉर्मूला निकल जाता है। इसको अगर नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करें तो वैल्यू क्या आएगी, इस इसको नेचुरल लॉग में चेंज करने में जो लॉग है, नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करने में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरी वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 303 से, 1/a-b एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे जो नेचुरल लॉग है वो क्या हो जाएगा, लॉग b-a-x/a-b-x। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें सिर्फ के चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस टी को इक्वल के इधर भेज देंगे, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ये आता है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड टाइप केस। ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो फर्स्ट टाइप केस का ही होता है, सेकंड टाइप केस में से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये होता नहीं है। फर्स्ट वाला केस जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको याद कर लेना। और इतनी बड़ी मेथड मैं फिर कह रही हूँ, आप याद नहीं करना, आप याद नहीं रखना चाहते हैं या आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूले बिल्कुल याद करके जाएंगे। तो ये कब की, ये जो फॉर्मूला है ये कब की बात है, जब कंसंट्रेशन और ए एंड बी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और एक और ध्यान रखना, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ए रहता है वो ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है, देखेंगे टी हाफ किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ देखना है तो हमें पता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है फर्स्ट केस ही है, उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो उसमें क्या था, के किसके इक्वल था, के इक्वल 1/T कंसंट्रेशन 1/A-X -1/A। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम टी हाफ देखते हैं तो टी हाफ ऐसी कंडीशन होती है जब आधी रिएक्शन गुजर चुकी होती है। तो टी हाफ में टी तो किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ के, और एक्स किसके इक्वल हो जाता है, हमें पता है कि एक्स इक्वल हो जाता है जितना कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में था उसका आधा रह जाता है। ठीक है, और A-X भी क्या होगा, अगर प्रोडक्ट आधा बन गया है, सॉरी प्रोडक्ट आधा बन गया है तो A-X क्या हो जाएगा, आधा ही बच जाएगा। ठीक है, तो आधा बच जाएगा यानी कि A/2 ही रहेगा ये भी। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे, A-X की वैल्यू पुट कर लेंगे ऊपर की इक्वेशन में और T की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी, K इक्वल 1/T हाफ 1/A-X की जगह क्या रखना है, A/2। तो A नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, -1/A। ठीक है, अब टी हाफ निकालना है तो टी हाफ को इधर रख लेते हैं, टी हाफ इक्वल 1/K। और ये इधर इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, यहाँ पर A सिमिलर है तो A नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगी वैल्यू, टी हाफ इक्वल आ जाएगा 1/K के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए टी हाफ इक्वल 1/Ka होता है। यानी कि क्या मेन चीज़ क्या देखी हमने यहाँ पे, कि जो टी हाफ होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या था, ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए के, और रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन के। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो था कांस्टेंट था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ज़ीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ टी हाफ इंक्रीज होता है, और सॉरी ज़ीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन का कंसंट्रेशन पर टी हाफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टी हाफ को अफेक्ट नहीं करता है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो टी हाफ डिक्रीज होगा। आगे देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए अलग अलग टाइप के ग्राफ किस तरीके से बनेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले देख लेते हैं। हमें पता है रेट किसके इक्वल होगा, रेट हमारा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगा उसके पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेशन देखूँ तो ग्राफ कैसा आएगा, हमें पता है ये कि कैसे आएगा, y इक्वल mx। ठीक है, इसकी जो पावर है 2 ले लेते हैं पहले, इसकी पावर 2 की है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन आएगा, ये किसके इक्वल होगा, k के। जितना ये इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ग्राफ इस तरीके से ले लिया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के, ठीक है, स्क्वायर नहीं लिया है अब, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस तरीके से होते हैं, पहले वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है फिर वैल्यू तेज़ी से बढ़ती है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि मैंने जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे उस टाइम ही आपको समझा दिया था कि ये एक्सपोनेंशियल इस तरीके से कैसे आता है करके। ठीक है, इसलिए भी आता है क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ होती है वो क्या होती हैं, पहले धीरे धीरे बढ़ती हैं फिर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लोगे तो क्या होता है, 4 आता है, 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आता है। पहले ये वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज होती है, फिर थोड़े देर बाद देखोगे अगर 10 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा,
100 आएगा, ठीक है। तो फिर वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। तो पहले ये ग्राफ क्या होगा, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके से होते हैं, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा फिर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि छोटी वैल्यू के लिए जो इसका स्क्वायर होगा वो भी छोटा ही रहेगा, और फिर बड़ी वैल्यूज आने लगेंगी तो जो स्क्वायर होगा वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। तो इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। अब बात करें टाइम के लिए, तो हमें पता है कि रेट और टाइम का जो रिलेशन होता है वो किस तरीके से रहता है, टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। अब बात कर लेंगे टी हाफ के रिस्पेक्ट में। देखो अगर मैं टी हाफ का ले लूँ, इसको इरेज कर लेते हैं, टी हाफ का देखते हैं ग्राफ, ठीक है। तो टी हाफ का अगर ग्राफ लूँ तो हमें पता है टी हाफ किसके इक्वल है, टी हाफ इक्वल है 1/KA। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, टी हाफ इक्वल 1/K डॉट 1/A, ठीक है। तो हम इसको y इक्वल mx करके लेंगे। टी हाफ ले लिया मैंने y एक्सिस पर, x एक्सिस पे ले लिया मैंने 1/A। तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, और ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1/K, ठीक है। तो टी हाफ और A/K का ग्राफ इस तरीके से रहने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, अगर 1/A के लिए ग्राफ न खींच के A के लिए ग्राफ खींचूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो टी हाफ है उसका ए के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। तो अगर मैंने ए ले लिया, 1/A के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन ए के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ए के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब क्या होगा, ए के साथ इनवर्स रिलेशन मतलब ए इंक्रीज होगा, ए इंक्रीज होगा तो टी क्या होगा, टी हाफ डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टी हाफ और ए के लिए ग्राफ। अब आगे बात करेंगे ग्राफ की किसके लिए, आगे है हमारा ग्राफ जो हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी उसके लिए, के इक्वल क्या निकाला था, 1/T 1/AT माइनस 1/A0, ठीक है। इसके लिए अगर ग्राफ खींचने का ट्राई करें तो इसको मैं इस तरीके से लिख लूँ, टी को के साथ लिख लूँ, टी को के साथ लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/AT माइनस 1/A0, ठीक है। और 1/AT के रिस्पेक्ट में अगर हम लें, 1/AT के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 1/AT यहीं पे रहेगा, KT, और इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 1/A0, ठीक है। अब इसके लिए हम लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ इस तरीके से खींचेंगे, वाई एक्सिस पे क्या रहने वाला है, 1/AT, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, टी, स्लोप क्या रहेगी, के, लेकिन एक इंटरसेप्ट भी है, वाई इक्वल mx+c, तो इंटरसेप्ट भी है, तो इंटरसेप्ट ले लेते हैं। इंटरसेप्ट क्या है हमारी, 1/A0, और जो k है वो कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट केस है इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे केस के लिए। तो दूसरे केस के लिए k की वैल्यू क्या रहती है, k की जो वैल्यू होती है इक्वल होती है 2.303 टी A-B log B/A-x अपॉन B-x, ठीक है। इसके लिए ग्राफ खींचेंगे, टी को इस साइड भेज लेते हैं, टी को इस साइड भेज देंगे तो क्या आएगा, के टी 2.303, इसको अगर हमें y इक्वल एम एक्स टाइप या y इक्वल एम एक्स टाइप बनाना है तो मुझे पूरी वैल्यू इधर भेजनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगी, KT A-B भी इधर भेज देते हैं, A-B, टी को पीछे लिख देते हैं ताकि टी के रिस्पेक्ट में अगर हमें ग्राफ खींचना पड़े तो ईजिली समझ आए, ठीक है।
तो इधर टी आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2.303। बचेगा क्या, लॉग इक्वल के इधर है लॉग इक्वल लॉग बी अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे ग्राफ। देखो सबसे पहले ग्राफ किसके बीच लेना है, y इक्वल एम एक्स, एक्स किसको लेंगे, t को, तो t हमने x एक्सिस पे लेना है। y क्या है, y देखो y ये पूरी वैल्यू है, तो इस पूरी वैल्यू को इधर लेंगे। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये पूरी वैल्यू आएगी log b अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ स्लोप बच गया। स्लोप इस तरीके से आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्लोप क्या है, k अपॉन 2.303 और a माइनस बी। तो इस तरीके से इसका क्या आएगा, ग्राफ आएगा सेकंड केस के लिए। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर मॉडिफाई करें, फर्दर मॉडिफाई मीन टू से अगर फर्दर मॉडिफाई बाद में करेंगे, पहले ये बता देती हूँ कि अगर इस लॉग को ln हम कर दे तो क्या होगा। अगर मैं इस लॉग को ln कर दूँ तो यहीं पे मॉडिफाई कर देते हैं। इस लॉग को अगर मैं ln कर दूँ तो ये नेचुरल लॉग हो जाएगा, और ये जो 2.303 वैल्यू है ये क्या होगी, हट जाएगी। तो ओवरऑल क्या आएगा, वाई एक्सिस पे ln b अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स टी और के ए माइनस बी। ठीक है, अब आगे मॉडिफाई करते हैं। देखो इस फॉर्मूले को मैं इसी फॉर्मूले को फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो यहीं पे ले लेते हैं, बाकी का इरेज कर लेते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, log b अपॉन ए प्लस log ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। एक ही बात है, लॉग को इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखे, एक ही बात है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा के ए माइनस बी को इधर ही भेज देते हैं के साथ, ए माइनस बी के साथ रहेगा। ठीक है, और टी को भी इधर ही भेज देते हैं, 2.303 को भी इधर ही भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में ले तो क्या होगा, log ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा। इसको अगर मैं इक्वल के अपोजिट साइड भेजूँ तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, के ए माइनस बी टी अपॉन 2.303, और ये माइनस का हो जाएगा log b अपॉन ए। ठीक है, अब इस log b अपॉन ए को मुझे अगर इस इक्वेशन को y इक्वल एम एक्स प्लस सी बनाना है तो मुझे इस वैल्यू को प्लस बनाने का ट्राई करना पड़ेगा। और प्लस कब बनेगी, जब मैं इसको अपोजिट कर दूँ, इसको अपोजिट कर दूंगी तो ये वैल्यू प्लस की बन जाएगी। तो इधर ही मॉडिफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको प्लस लिखूँ तो log b अपॉन ए क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। ठीक है, अब इसके लिए ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, और ये क्या हो गया c। ठीक है, तो ग्राफ किस तरीके से होगा हमारा, ग्राफ हमारा इस तरीके से रहेगा। y पे क्या है, y पे है log a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, ये y पे है। x पे है आपका t, इंटरसेप्ट आपकी रहने वाली है log a अपॉन b, और स्लोप पॉजिटिव है
इस तरीके से, और इसकी वैल्यू है Ka-B/2.303। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इस ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग में भी आ सकते हैं। नेचुरल लॉग में आएगा तो इधर आप ln लिख लेंगे, इधर भी ln लिख लेंगे, और यहाँ से 2.303 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इतने ही ग्राफ हमने देखने थे। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या देखने, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर मैं देखो HI ले रही हूँ, 2 के अमाउंट में HI ले रही हूँ और इससे बना रही हूँ H2+I2, तो ये जो हमारी रिएक्शन है, देखो ये हमने रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी, ये रिएक्शन याद आ रही होगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ी थी, जहाँ पे क्या बनाया था, H2+I2 से हमने क्या बनाया था, HI का फॉर्मेशन किया था, लेकिन हमने वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया था। कैटलिस्ट यूज़ किया था जिस वजह से वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई थी। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कैसी होगी, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट होगी। और विदाउट कैटलिस्ट होगी तो इसका मतलब इसमें जो रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रिएक्टेंट ही होगा। जितना रिएक्टेंट होगा उसी पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि ये होगा एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एथीन है, उसमें मुझे हाइड्रोजिनेशन कराना है और यहाँ से बनेगा CH3CH3। ये रिएक्शन भी हमने कहाँ देखी थी, ये रिएक्शन भी देखी थी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पर निकिल प्रेजेंट था जो कि कैटलिस्ट था, जिसकी वजह से इन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट नहीं होगा, ये रिएक्शन कैसी होगी, विदाउट कैटलिस्ट। और अगर ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट होगी तो इसका मतलब इन दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, इसका मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा, तो ये भी क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक इसी तरह अगला एग्जांपल ले लेते हैं, Cl2O। Cl2O, 2 Cl2O है, 2Cl2+O2 का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए ऑर्डर क्या रहेगा, 2। अब आगे बात करें अगला एग्जाम्पल, तो अगला एग्जाम्पल है NO2। NO2, 2 NO2 लेते हैं और हम फॉर्म यहाँ से बनाते हैं 2NO+O2, तो इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ही रहती है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई इस तरीके से हम निकाल नहीं सकते हैं, और ऐसे निकालने के लिए आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए या तो कुछ मेथड होती है, वो मैं उनका हिंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ही निकलती है। ठीक है। अगला बात करेगा अगले एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल है C2H4Br। इसको मैं अगर 3Ki से ट्रीट कराती हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है C2H4 प्लस 2KBr प्लस KI। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी जो है दिखने को तो इसमें मॉलिकुलरिटी 3 और एक 4 मॉलिकुलरिटी दिख रही है, लेकिन ऑर्डर इसका 2 ही रहता है। ठीक है। तो ये हो गए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल क्या, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जितने हम करा सकते हैं बता दिए हैं। ठीक है। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।